जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक के अंदर मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की वॉलेटिलिटी दिखाई है। लास्ट वीक जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया के ऊपर, एकदम से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी और स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरी, क्रैश हुई। और एकदम से ही उसने लास्ट वीक के अंदर जो है 90 डेज का पॉज भी दे दिया फॉर सेवरल कंट्रीज जिन्होंने राब्ता किया यूएसए के साथ कि जी हम हमारे साथ नेगोशिएशन करें, वी वांट टू ट्रेड विद यू, लेकिन जो आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा इस पे नजरसानी थोड़ी सी करें। तो ट्रम्प ने बाकी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ हटा दिए, लेकिन चाइना के ऊपर जो है 90 डेज का पॉज दिया और चाइना के ऊपर जो है वो तकरीबन 145% के टैरिफ लगा दिए। और उसके बाद हुआ है कि मार्केट दोबारा से रिवाइव की, दोबारा से वॉलेटिलिटी उसमें आई और एकदम से तेजी से ऊपर गई। नैस्डैक ने तकरीबन 12% परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 7 S&P 500 ने तकरीबन 10% की रिकवरी दिखाई और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मार्केट्स ने उसी तरीके से रिवर्सल्स दिखाए। सो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रही। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो चुका है। हम ऑलरेडी सरमाया स्पॉन्सरिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस पूरे सीजन के अंदर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें, बिकॉज लास्ट टाइम जो है वो भी डिफेंडिंग चैंपियन रही हुई है और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज्यादा टाइटल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही जीते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान सरमाया लीग भी स्टार्ट की है। ये लास्ट ईयर भी हमने किया था, एक बड़ा मजेदार किस्म की एक एक्टिविटी है। और इसमें हम करते ये हैं कि डिफरेंट हमारे पाकिस्तान के जो सेक्टर्स हैं उसमें से टॉप जो स्टॉक्स होते हैं उनका कंपटीशन करवाते हैं। सो इससे पता ये लगता है कि ओवरऑल जो है अवाम के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और कंपटीशन वाइज जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं वो आते नॉकआउट स्टेज से आते आते सेमीफाइनल पे फाइनल में आके आपस में कंपटीशन उनका होता है। लास्ट ईयर जो है मिजान बैंक जीता था, इस दफा देखते हैं कि कौन सा स्टॉक जीता है। तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत मजा आता है इसके अंदर। और दिस इज अगेन अवेलेबल ऑन सरमाया फेसबुक कम्युनिटी, मेरे ख्याल से लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां पे भी जाके इनको वोट कर सकते हैं। चले गेटिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप? आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑलरेडी शर्ट पहन ली है, आज पहला दिन है मेरे ख्याल से पीएसएल का, तो कैसे हैं आप? और थोड़ा सा बताएं मार्केट का भी क्या सिनेरियो चल रहा है। जी, अल्लाह का शुक्र अमार, बहुत अरसे के बाद मैं स्टूडियो में आया हूँ। इस्लामाबाद वापस आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने। आज उनका पहला मैच है, ओपनिंग सेरेमनी है, सो मोस्ट लाइकली हम लोग वहाँ पर भी मौजूद होंगे। सेकेंडली सपोर्ट करें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं और सबसे ज़्यादा टाइटल्स भी इन्हीं के हैं। सो सरमाया हमेशा चैम्पियंस को ही सपोर्ट करता है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज पे डिस्कस करते हैं। सो दूसरी ये बात, पाकिस्तान सरमाया लीग जो शुरू हुई है, इससे मेरे ख्याल में जो लोग जिनको स्टॉक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट करें। उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किसकी आगे ग्रोथ अच्छी है, किसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सो बेसिक आपको नॉलेज आना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेक्शन होती है कम्युनिटी के साथ। फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम सरमाया लीग जो जीते थे वो मीज़ान बैंक था, और मीज़ान बैंक ने वहाँ से यहाँ तक अब तक 30% परफॉर्म कर दिया। सो आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये मीज़ान बैंक की ग्रोथ अच्छी थी, अच्छा बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक था, और उसने अगर आप थोड़े से भी पैसे इन्वेस्ट करते, लेट्स से लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, सो 30,000 की आपकी नेट गेन्स इस टाइम चल रही होती। सो सीखने के भी मौके हैं बहुत अच्छे। सेकेंडली अब आ जाते हैं मार्केट पे। लास्ट टाइम जो हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ जो हमने बताया था, और जो वॉलेटिलिटी थी मार्केट में वो तो मेरे ख्याल में जो अच्छे ट्रेडर्स हैं इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऐसी वॉलेटिलिटी मुझे मिले। सो जिनको थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होती है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट और प्लस फंडामेंटल्स, अगर आपको अच्छे आइडियाज़ हों तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। और पिछले एक हफ्ते में, एक तो लास्ट वीक जिस तरीके से अमान ने बहुत डिटेल में टैरिफ्स को डिस्कस किया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स जिन कंट्रीज़ के ऊपर थी, फिर उसके बाद अमार के भी कल या परसों एक और पॉडकास्ट रिलीज़ हुई थी, उसके ऊपर जो जितनी बातें की, अगर कोई उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ले लेता वहाँ से, वो आज भी प्रॉफिटेबल हो सकता था। एक ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 दिन पुरानी ही बात है। अब रिव्यू कर लेते हैं हम अमार। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है।
अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे। अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज़ टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज़ डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, लास्ट वीक जो फ्राइडे था उसमें मैंने कहा था कि जो मार्केट की क्लोजिंग है 100 इंडेक्स की वो इतनी अच्छी नहीं आई, शूटिंग स्टार था प्लस वीकली डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी। सो मैंने एक कॉशियस स्टांस रखा था कि एटलीस्ट 25% कैश पे आ जाएं और फिर जब मार्केट नीचे आएगी तो उसको 25% को यूटिलाइज करें तो अच्छे गेंस हो सकते हैं। और उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे मंडे को मार्केट नीचे ही ओपन हुई और फिर हमने देखा कि 8000 पॉइंट्स तकरीबन उसमें नज़र आए, प्रेशर में मार्केट रही। फिर अगेन मैं SFEL सैयद फराज इक्विटीज़ की कम्युनिटी में बाय कॉल दी थी, वहाँ से मार्केट दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो गई। सो जो स्टांस था हमारा कि इस वीक के लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली साइड पे रहे, वो काफ़ी हद तक ठीक रहा। फिर एक और पिक थी हमारी सिटी फार्मा, और मैंने इसमें ये कहा था कि अगर बाय स्टॉप ट्रिगर हो यानी कि लेवल्स ब्रेक करे तो फिर ये परफॉर्म कर जाएगा। उसने वो लेवल पर ब्रेक किया इस टाइम, आज उसने 105 रुपये का हाई लगाया, 95 के ऊपर ट्रिगर कराया था 105, तो 10 रुपये की गेंस अच्छी थी। निमर रीजन्स ये ट्रेंड कर रहा था लास्ट वीक, इसमें मैंने कहा था नीचे आए बाय करें। बाय वन हमने 32 रखा था, बाय वन हमने 32, बाय टू हमने 30s के करीब रखा था। इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद ये 36 तक चला गया, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। गोल्ड लास्ट वीक जो हमने कहा था कि 3160 70 वो हाइस थे जो हमने साल के प्रेडिक्ट किए थे, वहाँ से ड्रॉप हो गया था। फिर मैंने एनालिसिस करते हुए ये कहा कि अब अगर उस टाइम ये चल रहा था 3120 30 के करीब, कि अब अगर ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है 2980 या 3000 के करीब, वहाँ पे आप पोजीशंस बिल्ड करें। और गोल्ड ने उन्हीं लेवल्स को आके 3000 और 2980 को ही टेस्ट किया और फिर वहाँ से बढ़ता हुआ आज अपने ऑल टाइम हाइस 3200 प्लस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये वाली ट्रेड भी जिसने ली होगी अच्छी होगी। उसमें मैंने एक और बात ये कही थी कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो जब तक ये 3167 को ब्रेक नहीं करता नहीं बाय कीजिएगा। तो जिन्होंने बाय स्टॉप 3167 पे रखे थे वो भी अभी प्रॉफिटेबल होंगे। डॉलर इंडेक्स की बात करें, हम लोग काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बेयरिश थे, बेयरिश ट्रेंड चल रहा था और लास्ट वीक ये सजेस्ट किया था कि बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद ये फिर ड्रॉप होके 100 तक चला जाएगा, और वैसे ही हुआ। उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया और इस टाइम ये 100 से नीचे कहीं 99.7 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी फर्दर इस वीक में हमें आगे क्या लग रहा है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बैक टू अमार मैक्रोज के ऊपर बात करेंगे। क्या चल रहा है अमार मैक्रोज, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ के बाद ऊपर नीचे हो रहे हैं। चलें आज इसको तो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ग्लोबल सिनेरियो हर बंदे को थोड़ा सा हो रहा है कि इस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ओवरऑल जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ पहले अनाउंसमेंट से पहले पता था, क्योंकि 2 अप्रैल को उसने पहले ही कहा हुआ था कि मैं अब आज के दिन 2 अप्रैल को जाके टैरिफ लगाऊंगा। तो ये आइडिया नहीं था कि इतने ज्यादा वो अनाउंस कर देगा और एकदम से मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। जो उसने 90 डेज का पॉज भी दिया है वो भी एक सडन किस्म का था, जो कि मेरे ख्याल से मार्केट इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो रिवर्स कर लेगा या पॉज कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सिनेरियोज मैंने ओवरऑल पॉडकास्ट भी की थी लास्ट टाइम, मैंने कहा था कि मैं आज के दिन में बुल्स एंड बियर्स के ऊपर मैं इसकी प्रेजेंटेशन दे दूंगा, लेकिन चूंकि फिर हमने ये हुआ ये कि लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने इसकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दी थी लईक भाई के साथ। उसमें मैं सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे बतानी थी मैंने ऑलरेडी उसमें कवर कर दी है। एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया वहां पे कि टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या यूएसए के माइंड में क्या है, उसका रिटेलिएशन क्या हो सकता है, जो वो टैरिफ लगा रहा है दैट डजंट मेक सेंस, उसको कहीं ना किसी टाइम पे रिवर्स लेना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला जो उन्होंने बताया हुआ कोई सेंस नहीं बना रहा, तो ये सिचुएशन जो है इनको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये एक पोजीशन पे है जहां पे यूएसए निगोशिएट कर सकता है विद अदर कंट्रीज, बिकॉज दे नो कि भाई हम एक ऐसी पोजीशन में है जाके पूरी दुनिया जो हमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वी नो कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, तो कंजम्पशन जहां पे होती है लोग वहीं पे सबसे ज्यादा सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे वांट कि नेगोशिएशन हो और हमारे जो हालात हैं वो थोड़े से बेहतर हो। अच्छा, ये चीज जो है वो टैरिफ के थ्रू कर रहे थे, और ये आप जेब में रखें, ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं ये स्टीव मिरान जो उसकी उसने एक बुक रिलीज की थी, बुक तो नहीं थी, बेसिकली उसने पूरा प्लान रिलीज किया था कि हाउ टू बी स्ट्रक्चर द ग्लोबल इकोनॉमी, और वो आप जाके गूगल सर्च भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं वहीं से बता रहा हूँ कि
उसके अकॉर्डिंगली वो जो टैरिफ लगा के इकोनॉमी में चेंजेस लाना चाह रहा है या ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस लाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी मैंने उस पॉडकास्ट में कवर की थी। चले इसमें अब इस वीक के थोड़े से हम मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले पहले मैं जो हमारा पोर्टफोलियो है जो अभी उसकी अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। केएससी 100 इस टाइम पे तकरीबन 4.25% चल रहा है। ये अभी 3-4 महीने का आप देख रहे हो ये ओवरऑल रिटर्न है। पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल जो मैंने आपको टॉप 25 पिक्स है 6% के पास इसकी परफॉर्मेंस है और सिक्लिकल्स तकरीबन 7.65% परफॉर्म कर रही है, सो वेल अबव आवर केएससी 100। लेकिन स्टिल अभी आपको पता है कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। काफी अच्छे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी पिक किए हुए हैं। पार्क इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ देम, बहुत जबरदस्त है स्टॉक, आगे जाके भी ये काफी बेहतर रहेगा बिकॉज इसके फंडामेंटल्स और बाकी भी जितनी भी कंपनीज है उनके फंडामेंटल्स आर वेरी मच इंटैक्ट। ठीक है, तो इस दफा के जो फंडामेंटल्स है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर ट्रम्प ने इम्पोज किए थे रेसिप्रोकल टैरिफ्स और उसके इस दफा जो है उसने 90 डेज का पॉज दे दिया। ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। फार्मास्यूटिकल की सेल्स हमने लास्ट टाइम देखी 210% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई थी। पाकिस्तान जीडीपी जो है हमारा पिछले क्वार्टर का जो आया है दैट इज अराउंड 1.73%, थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हमें परफॉर्म करना चाहिए। ओवरऑल जितने भी पाकिस्तानी उनको ये समझ आनी चाहिए कि हमारे हालात जो है अब काफी हद तक बेहतर है और आगे जो है फ्यूचर हमारा ब्राइट है। तो जितनी इस टाइम पे एफर्ट हम कर सकते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में है तो वो बाहर से मुल्क में जाके कोई भी ऑर्डर कर ला सकता है। अगर यूएसए से नहीं मिलते तो मिडिल ईस्ट से ले आओ, कोई सर्विस का काम शुरू कर दो। मैन्युफैक्चरिंग है तो आप देख रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिजली के प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो बिजली के प्राइसेस नीचे आने से कितना बड़ा इंसेंटिव आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सस्ते रेट के अंदर, तो कोई फैक्ट्री खोल लें, कोई ना कोई ऐसा काम कर लें जो कि आपकी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, फिर पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ भी एग्रीमेंट हो गया, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। मार्च 25 सीपीआई जो है हमारी 0.7% आई है। अगेन डेकेड लो रियल इंटरेस्ट रेट आपका तकरीबन 11.3% है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी आपके नीचे आए हैं। ठीक है, इस दफा के जो वीक की डेवलपमेंट है, सबसे पहले अगेन ट्रम्प ने इसके 90 डेज का पॉज दिया और चाइना के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। वो अब इस टाइम पे तकरीबन 145% हो चुके हैं, तो ये इससे पहले 104% तक टैरिफ इंक्रीज किया। जवाब में वैसे चाइना ने भी टैरिफ को इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी सिनेरियो क्लियर नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। चाइना ने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी जाके कंप्लेंट किया कि भाई ये जो पूरे इदारे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हमने प्लान्स बनाए हुए थे, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, यूएसए इसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखो। ठीक है, तो यानी कि उस पर भी नजरसानी करें। नेक्स्ट जो है ऑटो सेल्स, ऑलरेडी हमें पता भी था, बहुत अरसे से कह रहे हैं। पिछले 9 मंथ्स के अंदर ऑटो सेल्स जो है तकरीबन 46% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। ज्यादातर मैंने देखा है इंडस मोटर की करोला काफी ज्यादा बिक रही है। होंडा की जो है सिटी एंड सिविक जो है उसकी भी काफी ज्यादा सेल्स हो रही है। साजगर की सेल हो रही है। इसके अलावा जो है आपकी जोटोर की सेल्स हो रही है। फिर आपकी जो गैल के अंदर आते हैं जेएसी के जो नया ट्रक आया है T9 के नाम से, उसकी काफी ज्यादा सेल हो रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि ऑटो सेल्स काफी ठीक ठाक ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा सीमेंट्स की सेल डिक्लाइन हुई है इस मंथ के अंदर 11% ड्यू टू रमजान। तो रमजान में थोड़ी सी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन वाइज कम होती है। इसके अलावा रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड रिलायंट कंपनीज जैसे कि एफसीसीएल हो गया, एसीपीएल हो गया, कोहाट सीमेंट हो गया, उनके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है कि उनको बिजली सस्ती मिलेगी तो मार्जिन थोड़े से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है रॉयल्टी फी लगा दी गई है जो कि पहले पंजाब के अंदर थी, अब ये केपीके में भी लगा दी गई है। तो ये भी अगेन केपीके के अंदर जो भी आपके प्लांट्स मौजूद है उनकी थोड़ी सी अगेन अर्निंग्स कम होने वाली है। तो किसी जगह पे कोई बेनिफिट मिल रहा है, किसी जगह में थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, तो ओवरऑल आप देख रहे हो न्यूट्रल इफेक्ट ही है। लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से आगे डिमांड क्रिएट होगी कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की, तो जैसे ही होगी तो अगेन सीमेंट की सेल्स बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई है स्पिन वार्म वेल एक वजीरिस्तान ब्लॉक के अंदर है और इसकी अर्निंग्स पर शेयर का जो इम्पैक्ट है वो ओजीडीसी पे आएगा तकरीबन 1.4 रुपीज और 8 रुपीज आएगा मारी के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक इस दफा डेवलपमेंट हुई है। यूरिया सेल्स की जो है वो तकरीबन हमारी 5 ईयर लो हिट करेंगी इस दफा मार्च 2025 में। 2-3 वीक से मैं बता रहा हूँ कि आपकी यूरिया की सेल्स इस दफा हिट होने वाली है। उसका इम्पैक्ट आपके सामने फौजी फर्टिलाइजर पे भी आ गया है और ई फर्टिलाइजर पे भी आ चुका है, जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। सो शेयर्स अच्छे हैं, बुरे नहीं है। बहुत ज्यादा जो ब्रोकर्स हैं ऑलरेडी इसको भी देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर वो प्राइसेस नीचे भी आएंगी
फिर वो डिविडेंड यील्ड वाइज जो है थोड़े से अट्रैक्टिव रहेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ओवरऑल एफएफसी मेरी टॉप 25 पिक्स में भी है, लेकिन मैं सिक्लिकल्स के ऊपर आपको पता है कि ज्यादा फोकस रख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे एक आइडिया होता है कि जब आपके डिफेंसिव सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब भी कमोडिटी की प्राइस या ओवरऑल आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट ज्यादा होता है, अगर वो नीचे आती है, जैसे ऑयल नीचे आया तो ऑयल के स्टॉक्स भी नीचे आ सकते हैं, यूरिया की सेल्स कम होगी तो उससे आपकी फर्टिलाइजर की कंपनीज की भी सेल्स वगैरह कम होगी। ठीक है, तो ये चीज इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये थी कुछ डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट इसके ऊपर जो हम इस दफा जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन हम साजगार को इस दफा कवर करेंगे। उससे पहले बैक टू फराज भाई, तो KSE 100 इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा अपना आउटकम दे। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, 100 इंडेक्स पे इस टाइम जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई बुलिश वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और वीकली के ऊपर भी, और उसके बाद से मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है और काफ़ी वॉलेटाइल हमें नज़र आ रही है। ऐसे सिचुएशन में मेरे ख्याल में कैश पे रहना ज़्यादा बेहतर है। अगर ये आपका 1,09,000 1,10,000 ये जो सपोर्ट लेवल्स बने हुए ये ब्रेक हुआ तो फिर काम जो है वो फर्दर ख़राब हो सकता है। तो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम अगर हम 25% कैश की बात कर रहे थे, अब अगर आप 50% कैश पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो मेरे ख्याल में उनको ऑफलोड करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जब मार्केट की डस्ट सेटल हो जाए, नए आपके फेजेस बनेंगे एक्यूमुलेशन के, पता चल जाएगा कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले हैं, फिर उनमें काम करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में कैश पे आना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं बुलिश टेबल के ऊपर स्टिल हायर हाइज एंड हाई लोज लग रहे हैं। टाइम साइकिल्स के ऊपर यहाँ पे एडवांसिंग फेज इसका होना चाहिए था, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस बनी है ये थोड़ी कंसर्निंग है। फिर उसके बाद अप्रैल जो है बुलिश मंथ है अगर सीजनल्स के ऊपर। ये 3 हमारे पास बुलिश पॉइंट्स है, लेकिन मेरे पास अब बेयरिश इंडिकेशंस में भी 3 बेयरिश पॉइंट्स आ गए कि एक वीकली के ऊपर भी डाइवर्जेंस आ गई, अच्छा साइन नहीं है। डेली के ऊपर भी आ गई, वो भी अच्छा साइन नहीं है। ये जो इस दिन लास्ट फ्राइडे को शूटिंग स्टार बना था, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। सो बुल्स एंड बेयर्स का वेट बराबर है, बराबर की सिचुएशन है, तो इसी वजह से वो रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी दिखा रही है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं बुलिश हूँ या बेयरिश हूँ। ऐसे सिनेरियोज में लोग पैनिक कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फिर रिस्क नहीं मैनेज होता, और फिर थोड़ी सी भी नीचे आती है तो परेशान होकर उसको घबरा के भेज देते हैं, मार्जिन आउट हो जाते हैं। सो बेहतर यही है ऐसे सिचुएशन में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो डाइवर्जेंस हैं ये नीचे कहीं आएंगी, ये सेटल्ड वो हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगे, then दोबारा मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप शॉर्ट टर्म इंटरडे ट्रेडर्स हैं, फिर एहतियात करें। बाय करके काम करना मेरा नहीं ख्याल अभी इतना अच्छा बनता है जब तक ये चीज़ें सेटल्ड नहीं हो जाती। एक दफ़ा हो गई तो फिर पूरी मार्केट परफॉर्म करती है, एक के बाद दूसरे तीसरे चौथे स्टॉक्स आपको रैली करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, फिर ये फील होता है कि यार पैसे कम थे हमारे पास। सो इन पैसों को बचाएं। मेरे ख्याल में जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हों उस टाइम काम करें, या अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका ज़रूर होना चाहिए, या अगर आप कहीं पोजीशंस बड़ी ले रहे हैं तो फिर उसको कट डाउन भी साथ साथ करते चले जाएं। सो मेरी तरफ से इस वीक सेल ऑन स्ट्रेंथ है कि जहाँ पे बढ़ती है मार्केट आप लोग थोड़ा सा उसको ऑफलोड करें, 50% कैश पर आएँ। जब मार्केट नए हाइस लगा रही होगी या कोई बहुत अच्छी करेक्शन आ जाए नीचे तो वहाँ पे आके इसको बाय करना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एहतियात से काम करें आने वाले टाइम में। जी अमार। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दें। आप ये कह रहे हो कि 50% अभी से हम ऑफलोड कर दें या 109 का ब्रेक हो तब 50% है? देखें 109 का ब्रेक होना तो फिर एक
बहुत ही बुरा साइन हो जाएगा। बुरा साइन ये हो जाएगा कि आपका हायर लो ब्रेक हो रहा है, हायर लो ब्रेक होने के बाद आपके बुल्स का वेट कम हो जाएगा एंड देन बेयर्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग नज़र आ सकती है, फिर शायद बेचने का भी मौका ना मिले। जैसे मंडे को हुआ कि मार्केट खुली, गैप डाउन, अब बंदा भुखलाया हुआ होता है कि यार मैं क्या करूं, एकदम से डिसीजंस नहीं ले पाते, और जो यूजुअली ज़्यादातर जो होते हैं वो इमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती कि क्या करना है। तो बेहतर यही है कि अगर अभी चीज़ें कुछ ग्रीन हो जाती है, जैसे मुझे लग रहा है कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, 1000-2000 पॉइंट्स बढ़ सकती है। जब वो बढ़ेगी 1000-2000 पे, अगर आपके कोई स्टॉक्स प्रॉफिट्स में हैं, प्रॉफिट्स बुक कर लें। कुछ अगर आप के स्टॉक्स नहीं परफॉर्म कर रहे और वहीं पे ही खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे पोजीशंस को कट करें। तो 1,09,000 का वेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ रही है मार्केट या करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप 50% कैश पे आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ये नए हाइज लगाना शुरू करेगी तो उस टाइम आपके जितने स्टॉक्स इस टाइम लोअर लोस पर हैं वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर 1,09,000 ब्रेक करता है, नीचे आनी शुरू होती है, तो जाहिर है अगर आपने कोई स्टॉक 200 का बेचा है वो फिर 180 पे मिलेगा। तो जहाँ पे आपने 10,000 शेयर्स बेचे वहाँ आपको 11 या 12,000 मिल जाएंगे, 1-2,000 शेयर्स मुफ्त मिल जाएंगे। डिस्काउंट लगने का वेट करें, सेल लगने का वेट करें। तो मेरे ख्याल में ऐसी जब पैनिक सिचुएशंस होती हैं, कैश इज किंग, तो कैश होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास पहले से बैंक में पैसे पड़े हुए और इन्वेस्ट नहीं किए और आप ये चाह रहे थे कि जब पैनिक सिचुएशंस हो या मार्केट करेक्शंस में उस टाइम करूं, तो फिर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स प्रेशर में मिल रहे हो तो फिर उसको बाय करें। 50% कैश हमेशा आपके हाथ में इस टाइम होनी चाहिए। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, जबरदस्त। चलिए, लेट्स मूव टू आवर कंपनी एनालिसिस। अब इस दफा फर्स्ट टाइम मैं कंपनी के एनालिसिस के ऊपर जा रहा हूँ। इससे पहले हम सेक्टर्स के ऊपर काम करते रहते, और इस दफा अब आई थॉट कि चलो एक एक करके हम थोड़ा सा कंपनीज वाइज भी देखें। सो आज जो है कंपनी दैट वुड बी सासगर। सो सबसे पहले ऑटोमोबाइल के सेक्टर एनालिसिस ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसको देखना है, डिटेल में देखना है, तो 6 दिसंबर को ये 2024 को मैंने इसको काफी डिटेल में इसको कवर किया था, बल्कि 2 एपिसोड्स के अंदर हमने इसको कवर किया था, जिसमें पॉलिसीज जो है वो हमने कवर की थी। सो इसमें 3 डिफरेंट पॉलिसीज हमारी चल रही है। एक तो नंबर 1 हमारी 2016 से 2021 एक ऑटो पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद 2021 से 2026 के अंदर जो अभी इस टाइम करंटली चल रही है वो एक ऑटो पॉलिसी आई, और इसके अलावा जो एक और ऑटो पॉलिसी हमारी आ रही है दैट इज ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये तीनों को मैंने काफी हद तक कवर किया था। इस दफा भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा, ताकि जो सासगर है जिस पॉलिसी के तहत लाई करता है, तो उसमें थोड़ा सी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आगे जाके जो है सासगर कितनी जो सेल्स बढ़ा सकता है, या ओवरऑल इसकी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन आपको जेन में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो पहले वैल्यू चेन को समझ लें। ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो असेंबलर्स हैं। सो बेसिकली ज्यादातर क्या होता है कि आपके इंटरनेशनली जो आप मटेरियल होता है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं, और यहाँ पे इकट्ठा करके असेंबल करते हैं। असेंबल करके आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डीलरशिप्स वगैरह को भेजते हैं, और डीलरशिप से अल्टीमेटली जो क्या होता है कि आपकी गाड़ियां कस्टमर्स के पास फिर जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डीलरशिप हैं। जैसे सासगर है, तकरीबन 16 डीलर्स उसके यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आई थिंक इंडस मोटर के तकरीबन 37 है, और इसी तरीके से होंडा कार के भी 40 के अंदर लाई करते हैं। तो ओवरऑल जिसकी डीलरशिप ज्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि उनकी सेल की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है। इस टाइम सासगर की डीलरशिप कम है, लेकिन आगे जाके मजीद इसकी बढ़ सकती है। ठीक है, ऑटो पॉलिसी जो आपकी 2021 से 2026 इस टाइम पे जो आपकी चल रही है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये रिड्यूस की गई है, इसमें 25% टू 10%। ठीक है, और आगे भी इसको मेरे ख्याल से बरकरार रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि हमारे जो ऑयल का रेट है वो किसी तरीके से, ऑयल का जो बिल है जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अदा करता है, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो। तो हम ऑटो की जो कंपनीज आ रही हैं उनको थोड़े से बेनिफिट दें, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो लॉन्च कर रहे हैं तो हम उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग डिलेइंग कार डिलीवरीज बियॉन्ड 60 डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट बायर्स एट काइबर प्लस 3%। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आप पुश कर रहे हो कि गाड़ियां आप 60 डेज के अंदर डिलीवर करें। पहले क्या होता था कि बहुत अरसे, कई महीने, 6 महीने, 8 महीने तक गाड़ी ही नहीं आप बुक करवाते थे, तो इतनी देर बाद आपको डिलीवर हो रही थी। तो यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको पुश किया कि भाई ये थोड़ा सा जल्दी आप इसको करो। ठीक है, एनुअल रिव्यू ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरर मस्ट अचीव 10% एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2026। ये वाला एक पॉइंट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि होंडा कार की एक न्यूज आई है कि आपने यहाँ पे होंडा की गाड़ियां जो बना के असेंबल करके जापान को वापस वहां पे
बेची है। तो अगेन वो क्या हो रहा है कि इस जो पॉलिसी के तहत 10% आपने एक्सपोर्ट टारगेट भी रखना है, तो ये गवर्नमेंट आपको ये कह रही है, ये उसके मुताबिक ही हुआ है। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव इंट्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्टिंग व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स सेट एट 1%। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फुली बिल्ड ईवी यूनिट्स रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 10%, यानी कि आपके जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स होते हैं, यानी कि बड़ी बनाई जो आप गाड़ी यहाँ पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो ड्यूटी है 25% से 10% की है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पार्ट सब्जेक्ट टू जस्ट 1% कस्टम ड्यूटी। सेल्स टैक्स ऑन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिड्यूस टू 8.5%। यहाँ पे साजगार की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सेल्स टैक्स अभी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपकी 8.5% है, जो कि पहले 25% था। ठीक है, रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन हाइब्रिड सीबीयूज एंड व्हीकल्स ओवर 1800 सीसी टू बी रिड्यूस्ड with a 15% cut for the latter. Locally produced or imported vehicles that fail to comply with regulation, एक regulation है, will be banned after June 30, 2022. ये 2021 से 2026 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 2016 से जो 21 की पॉलिसी थी, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये वाली पॉलिसी के तहत ही साजगार यहाँ पे आई। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कंपनीज और भी यहाँ पे आई। किया को आपने देखा, अर्बन कंपनी है, चंगान आई, बेशतर यहाँ पे कंपनी जो आई थी वो इस पॉलिसी के तहत आई। इससे पहले आपको पता है कि 3 ही बड़े मेजर जायंट्स थे, एक होंडा था, एक इंडस जो कोरोला है, और एक सुजुकी। तो ये बड़ी कंपनी थी, यही ज्यादा पैसा बना रही होती थी और यही प्रॉफिट लेके जा रही होती थी। तो इस इंसेंटिव में क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग जो नए प्लेयर्स हैं उनके ऊपर काफी इंसेंटिव्स दिए गए। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी लगाई गई लोकलाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो पहले 32.5 थी अब 10% है, और यही कैरी फॉरवर्ड किया आपके 2021-2026 पॉलिसी के अंदर। कस्टम ड्यूटी लोकलाइज प्रोडक्ट के अंदर आपकी कम की गई, तो यहाँ पे जो लोकलाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर भी आपकी 25% जो आप उसके लिए मटेरियल अगर आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है तो उसके ऊपर भी कम किया। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है, वन टाइम एग्जेप्शन ऑन प्लांट मशीनरी फॉर सेटिंग अप असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। टेस्ट मार्केटिंग अलाउंस जो है, इंपोर्ट ऑफ 100 कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स एट 50% ड्यूटी। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर शुरू में जो यूनिट्स कुछ मंगवा रहे हो, 100 पहली यूनिट्स मंगवाएंगे, उसके ऊपर भी 50% की आपको कम की गई है। तो ओवरऑल देखिए आपके थोड़ा सा इंसेंटिव दिया गया। कस्टम ड्यूटी ऑन सीबीयूज अप टू 1800 सीसी जो है रिड्यूस बाय 10%, तो ये भी इंसेंटिव यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए भी कहा गया कि भाई आपकी भी ड्यूटीज हम कम करेंगे, तो आप भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतरीन लाएं, कोई हाइब्रिड गाड़ियां लेके आए या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आना चाह रहे तो ये भी कर सकते हो। इंकरेजमेंट फॉर प्राइस रिडक्शन, एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी ऑन सीबीयूज फॉर 2 years, तो ये भी उन्होंने किया। इंसेंटिव्स और रिवाइवल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग यूनिट्स, जो अगर आप कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स है वो रिड्यूस टू 10% होंगे, और कस्टम ड्यूटी ऑन लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स रिड्यूस टू 25% फॉर 3 years। ठीक है, तो ये पॉलिसी आपको नजर आ रही है। इससे क्या हुआ कि कई न्यू कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे एंटर होना शुरू कर गई। ठीक है, ये एक दो स्लाइड्स ऐसी हैं जो मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा, ये मैंने लास्ट वाली जो मैंने सेशन किया था उसी से यहाँ पे पिक की। लेकिन अगेन कंज्यूमर एडवांटेज क्या हुआ कि 2-3 चीजें मिल गई कस्टमर को भी और न्यू कार मेकर्स को भी। न्यू कार मेकर्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल गई फॉर मशीनरी फॉर सेटिंग अप असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, बहुत बड़ा फायदा मिला। अलाउ इंपोर्ट अप टू 100 व्हीकल्स एट 50%, ये भी हमने डिस्कस किया। 50% रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और लोकलाइज प्रोडक्ट्स फॉर 5 years, यानी कि अगर आप लोकलाइज प्रोडक्ट्स को यहाँ पे करते हो, लोकलाइजेशन करते हैं, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं बताता चलूं, साजगार जो है वो लोकलाइजेशन अभी नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है। बाकी जो गाड़ियां हैं होंडा कार, इंडस मोटर, ये 50% से ज्यादा लोकलाइजेशन करना शुरू हो चुकी है। तो ये बेनिफिट अभी बाकी 2 कंपनीज को है, अभी ये साजगार को नहीं है। लेकिन साजगार आगे प्लान कर रहा है कि इन्होंने भी लोकलाइजेशन पे जाना है। कंज्यूमर एडवांटेजेस, अफोर्डेबल कंपिटिटिव प्राइसेस विद एनहांस्ड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, एक्सेस टू अपडेटेड मॉडल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो आपको पता लग रहा है कि ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी मिल रही है, ज्यादा गाड़ियां मिल सकती हैं, ज्यादा चॉइसेस हैं। फास्टर कार डिलीवरीज एंड अफोर्डेबल स्पेयर पार्ट्स विद बेटर अवेलेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है जो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी बेचेगा, अच्छे रेट्स पे बेचेगा, उसको ज्यादा इंसेंटिव है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू कार फाइनेंसिंग, तो कार फाइनेंसिंग के अंदर भी अफोर्डेबल ऑप्शंस दी गई। अपॉर्चुनिटी टू मोटर बाइक राइडर्स टू अपग्रेड स्मॉल कार्स ड्यू टू रिड्यूस प्राइस गैप्स। ठीक है, तो ये भी अगेन गाड़ियां से जो बाइक से जो गाड़ियों पे आना चाह रहे हैं, तो क्या किया कि गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां उनके ऊपर भी थोड़ा सा रेट हल्का बुल्का सा कम है। ठीक है, सो ये इंसेंटिव हुए जिसकी वजह से आपके सारी यहाँ पे मैंने लिख भी दी, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो नई कंपनी यहाँ पे आके लगाना चाह रही हैं,
तो उनके लिए वहां पे बेहतरी होती है। और जो लोकल है जो आपके ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है जो कि आपके ऑलरेडी जो है वहां पे ब्राउनफील्ड के अंदर जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उन्होंने अगर कोई इन्हांसमेंट वगैरह करनी है, बेहतरी करनी, तो उनके लिए वहां पे फायदा हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया सिनेरियो। अच्छा, की पॉलिसीज फॉर एनईवी, ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप लोग आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए है, साजगर के भी ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि साजगर जो है औरा के नाम से जो गाड़ी लेके आ रही है वो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे लॉन्च करने लगे। ठीक है, सो अगेन ये सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज है। अच्छा, साजगर के ऊपर आते हैं। साजगर सबसे पहले आप जेब में रखें, ऑटो सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिक्लिकल इन नेचर होता है। जैसे ही मार्केट इंप्रूव होती है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है, गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। जैसे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम ये बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि ये इकोनॉमी साइकिल क्या होता है, और ये कई दफा मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जब भी आपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करना होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को कट करते हो, इंटरेस्ट रेट को कट करते हो तो बूम आता है, आपकी बिजनेस ग्रो करते हैं, आपके लोगों में सैलरीज बढ़ती हैं, प्रमोशंस होती हैं, ज्यादा कारोबार चलता है। तो ये अब इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेंशनरी पीरियड चल रहा है। सो इसके बाद हमारे इंटरेस्ट रेट आप देखो कि इंटरेस्ट रेट ये साथ साथ नीचे आ रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे हमने काम भी किया है, ये कार फाइनेंसिंग आप देखो, जब जब इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आते हैं तो ये कार के लोन्स जो है वो आपके बड़ी तेजी से ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो कार फाइनेंसिंग अभी भी देखें ये ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। हम ऑलरेडी बताते जा रहे थे कि गाड़ियां जो है लोग बैंकों से लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाड़ियां रेट ज्यादा महंगे हो गई ना, रेट जो आज से 10 साल पहले थे। तो ओवरऑल फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी। ठीक है, ये कुछ कार फाइनेंसिंग के मेरी टीम ने ये कुछ देखा भी है। ये अगर आप लोगों के लिए बहुत फायदा है कि अगर आप अब इस टाइम पे जो गाड़ियां फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग दे रही हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, वो क्या क्या दे रहे हैं। फाइनेंसिंग रेट भी लिखा हुआ है, इंश्योरेंस रेट लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग फी भी लिखी हुई है। तो ये सारी आप लोग देख सकते हो। अगर आपने कल जाके कोई गाड़ी निकलवानी है तो दिस इज अ गुड वे, यहाँ से देख लें। कल को हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए इट्स अ वेरी गुड पिक्चर। समरी वाइज आपको पता लग रहा है कौन सा बैंक कितना आपको फाइनेंसिंग दे रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देखो ये सारे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। जब जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं, ये सारे के सारी ऑटो कंपनीज बड़ी बेहतरीन परफॉर्म करती है। जब भी इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर हो तो ऑटो आपकी कंपनीज परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पे देखें नीचे जा रही है तो बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस नजर आ रही है। ठीक है, ओवरऑल दिस इज प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ पाकिस्तान ऑटो सेक्टर। काफी हद तक आप देखो कुछ कंपनीज की बहुत ज्यादा है, जैसे गैल ने नई ट्रक लॉन्च किया था, उसकी एकदम से एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। तो ऑलमोस्ट 46 प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। साजगर इस टाइम 5 प्राइस अर्निंग पे चल रहा है, बहुत लो प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्या वजह है कि ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। आज से 1-2 साल बाद इसकी अर्निंग्स गिरने वाली है, वो क्या वजह है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एटलस होंडा की देखिए 8 के पास है, इंडस मोटर 8 है। एजीटीएल जो है मिलर ट्रैक्टर और एजीटीएल तकरीबन 10 के पास परफॉर्म करी है। तो ओवरऑल एवरेज आप समझ सकते हो कि 11-12 के पास ऑलमोस्ट ये तकरीबन पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये एक बहुत हमने मेजर एक काम किया था, ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हमने क्या किया कि ओवरऑल हमने 4 कैटेगरीज में इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया। कि इंटरेस्ट रेट हम क्या करते हैं कि देखते हैं इन हिस्ट्री कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कितनी कार की सेल्स नीचे गिरती हैं। ठीक है, गाड़ियों की यूनिट्स, अब यूनिट्स की हम बात करें, कितनी गाड़ियां बिकती हैं, हम सेल की बात नहीं कर रहे, प्राइस की बात नहीं कर रहे, यूनिट्स कितने गिरते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब भी, अच्छा इसमें एक एवरेज लिया हमने, इंटरेस्ट रेट हमारा पिछले 30 ईयर्स के अंदर 11% पे रहा हुआ है। ठीक है, सो 11% से अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता जा रहा है तो इसका मतलब है हम उसको रेड कलर दे रहे हैं। तो ये वाला वो वाला टाइम पीरियड है जब हम थोड़ा सा, हमें आइडिया है कि गाड़ियां सेल कम होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट हमारे वहां से नीचे आना शुरू हो जाए, लेकिन 11% से अभी नीचे नहीं है, ठीक है, तो हमारा कौन सा जोन चल रहा है, लाइट लाइट ग्रीन चल रहा है। और अगर उसके बाद जो हमारा रेड वाला टाइम पीरियड है, तो डार्क ग्रीन जो है, सॉरी डार्क ग्रीन जो है वो है कि अगर आपके मीन से भी नीचे आपकी एवरेज आ गई है और इंटरेस्ट रेट नीचे जाता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ियां, हमें एक्सपेक्टेशन है ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद येलो जो है, अगर आप इंटरेस्ट रेट हमारे थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए लेकिन एवरेज से नीचे है, तो यहाँ पे येलो कलर। ठीक है, तो ये 4 हमने कैटेगरीज की, और इसके ओवरऑल जो हमारे रिजल्ट आए उसमें एक आइडिया हमें मिला कि ओवरऑल जो हमारा रेड जोन है, यानी कि जो रेड जोन है उसमें तकरीबन -23% सेल कम हो जाती है, यानी कि 23% डिक्लाइन आ जाता है ईयर ऑन ईयर सेल के अंदर। इसी के अलावा जो येलो कलर है उसमें तकरीबन फिर भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ तो रही होते हैं, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा बहुत गाड़ी ले रहे होते हैं, 14% उसमें इजाफा रहता है।
एवरेज जो लाइट ग्रीन है 33% वहां पे रहता है, डार्क ग्रीन तकरीबन 25.65% रहता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि अगर जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 30% जो है हमारा कम से कम गाड़ियां और बिकनी चाहिए। यही चीज हमने थोड़ा सासगर के अंदर अप्लाई किया है, और सासगर को भी इसी के तहत देखा कि अगर यही एवरेज रहती है आगे जाके भी तो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितनी मजीद बढ़ेगी। ठीक है, खैर यहाँ पे ओवरऑल हमने कॉन्सेंट्रेट किया जीप्स के ऊपर, क्योंकि अगेन हेवल की जो कैटेगरी आती है वो वो इसमें आती है, आपकी जीप्स वगैरह में आती है। तो ओवरऑल अगेन ये सारे सेक्टर में देखे हैं। सासगर जो है 2022 से पहले पहले ये थ्री व्हीलर्स बनाया करता था, और थ्री व्हीलर्स में बहुत मशहूर नाम था, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो रिक्शा वगैरह हमारे यहाँ पे बनते हैं, ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं जापान को, डिफरेंट कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। 2022 के अंदर अगेन हुआ ये कि सासगर ने हेवल को इंट्रोड्यूस किया। तो दो कंपनीज हैं चाइना की, हेवल एंड GWM। तो ये दोनों को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इनको लॉन्च किया गया, और सासगर ने पहली फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाई। सो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों उठा ली, क्योंकि बाकी कंपनीज अभी सोच रही थी, तो सासगर ने कहा चलो भाई मैं थोड़ा सा पहले एफर्ट कर लेती हूँ। और जब एफर्ट की तो गाड़ियां, हेवल का नाम मशहूर था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि सेल बड़ी तेजी से ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो प्रोडक्शन 5374 यूनिट्स बिके आपके 2024 तक, यानी कि पिछले साल का जो फिस्कल ईयर है उस तक। फिर इसके बाद कंटिन्यूज असेंबलेज ऑफ GWM और BAIC ब्रांडेड जो है, बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो आपकी चाइना की है, ये सारी फोर व्हीलर्स SUVs के अंदर ये बेच रहे हैं। इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हो हेवल भी है, टैंक ये लॉन्च कर रहे हैं एक गाड़ी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर ये ऑरा को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा न्यू लॉन्चेस में हेवल जूलियन ऑलरेडी ये लॉन्च कर चुके हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सो ये सारी आपकी अगेन लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये 2024 का सेल ब्रेकडाउन भी है, बहुत जबरदस्त 133% का इन्होंने इजाफा दिखाया था पिछले साल की निस्बत। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जब ये इन्होंने सेल्स की फोर व्हीलर्स की, इससे पहले थ्री व्हीलर्स बनाते थे, ट्रैक्टर व्हील रिम्स भी बनाते थे जो ये AGTL और MTL को बेचते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इनकी जो ओवरऑल सेल है वो 86% जो है फोर व्हीलर्स में गई। ठीक है, सो अब सारी ज्यादातर जो सेल आ रही है वो इनकी बड़ी गाड़ियां जो SUVs बिक रही हैं उसकी वजह से आ रही है। और मार्च 2024 तक इनका जो मार्केट शेयर था दैट वेंट अप टू 38%, 40%। अभी भी तकरीबन ये इतना ही चल रहा है ओवरऑल, हालांकि गाड़ियां बाकी भी लॉन्च हो चुकी हैं। सो ये भी चीज आपको कंसिडर करनी है। अब यहाँ पे आते हैं जो गाड़ियां इन्होंने लॉन्च की, ये हेवल, ये मैंने एक पिक्चर लिया है फ्रॉम ये जो अगेन मैं नाम भूल रहा हूँ, ये जो गाड़ियां पार्क व्हील्स जो है, पार्क व्हील्स के ओवरऑल उधर से इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था, आप वीडियो के इसको देख सकते हैं जाके। इसमें चार गाड़ियां हैं जो कि तो तकरीबन सेम कैटेगरी में आती हैं। एक चंगान है, चंगान ओशान है, हेवल H6 है, जिटोर है डैशिंग, फिर उसके बाद MG है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसकी कुछ ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, क्योंकि एक बंदा देखना है कि अगर कोई भी कंपनी साजगार लेनी होती है तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि गाड़ी कितनी जबरदस्त है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, माइलेज अच्छी है, क्या रेट वगैरह अच्छा है, ये सारी देख के ही एक बंदा जो है डिसीजन मेकिंग करता है। तो ओवरऑल आप देखें हेवल की 151 हॉर्स पावर है, 233 का टॉर्क है, 154 आप देख रहे जिटोर का भी काफी जबरदस्त है, फिर आपकी जो चिंगान है MG जो है उसका 160 है, और 185 जो आपकी चिंगान है इसका काफी बेहतरीन यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो माइलेज है वो भी काफी हद तक हेवल और जिटोर की तकरीबन सेम है, MG की निस्बतन कम है, और चिंगान की थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। सो ओवरऑल कंपैरिजन इस तरीके से आपको करना चाहिए। बाय द वे जो आपकी प्राइसेस हैं, जिटोर ने अभी आते साथ ही काफी ज्यादा प्राइसेस को नीचे किया है, तकरीबन 8.3 मिलियन के पास ये गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं। आगे जाके ये प्राइसेस को बढ़ा भी देंगे, आई एम नॉट श्योर कि अभी शायद उन्होंने बढ़ा दिया कि नहीं, लेकिन हेवल से तकरीबन ये 1 मिलियन कम पे अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। सो थोड़ी सी हिट आई हुई है हेवल के ऊपर भी, ड्यू टू के जिटोर भी काफी अच्छा यहाँ पे मूव कर रही है। सो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन देखो, ये चारों की मैंने कंपैरिजन भी लिखी हुई है, ये चारों वो नहीं है, ये लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कस किया था तो इसमें टोयोटा कोरोला क्रॉस से यहाँ पे मैंने मेंशन की, हेवल की यहाँ पे हेवल जूलियन है, और Hyundai सांटा है यहाँ पे। सो अगेन ये जो प्राइसेस हैं ये कुछ जूलियन जो है वो थोड़ी सी फर्क है, H6 जो है वो थोड़ी सस्ती है, ये जूलियन यहाँ पे आपकी थोड़ी सी महंगी हो गई है। फिर ये प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैंक एक नई गाड़ी आ रही है, ये इसका मुकाबला जो है लैंड क्रूजर के साथ देखा जा सकता है। ओवरऑल जो है लैंड क्रूजर अगर आप देखें
तकरीबन 8 से 12 करोड़ के दरमियान ये गाड़ी अवेलेबल है, और टैंक जो है तकरीबन 4.5 करोड़ में अवेलेबल है। हालांकि काफी ज्यादा फर्क है। ओवरऑल लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ी है, लेकिन ओवरऑल माइलेज वाइज जो है अगर आप देखें तो सासगर इज वेल अबव दैट, लेकिन प्राइसेस भी अगर आप देखो हाफ से नीचे है। तो ओवरऑल सासगर जो है थोड़ा सा लैंड क्रूजर की मार्केट को तोड़ना चाह रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं। सासगर की HIT के साथ एक कोलैबोरेशन हुई है। ये क्या करना चाह रहे हैं कि जो हेवल की H6 गाड़ी है उसको आर्मर्ड व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरी इसमें लाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी बेहतर होंगी, तो ये सारी चीजें काफी हद तक एडवांस चिप टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ एक डेवलपमेंट हो रही है जिसकी वजह से हो सकता है हेवल की सेल्स फ्रॉम आर्मी पर्सपेक्टिव भी थोड़ी सी बढ़ जाए। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑलरेडी ये सासगर ने प्लान किया हुआ है कि मैंने $4.5 बिलियन की एक्सपेंशन ऑलरेडी कैपेक्स का प्लान कर चुके हैं कि ईवी की डिमांड बढ़ाने के लिए इन्होंने इन्वेंट्री की वेयर हाउसिंग के लिए सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, पेंट शॉप वगैरह सारी जो इन्होंने प्लान किया हुआ है वो सब कुछ ये कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लैंड भी परचेज कर लिया हुआ है। एक जगह पे इन्होंने 140 केनाल का ऑलरेडी लैंड लिया हुआ है। इसके अलावा 100 केनाल का ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं कि मजीद हम लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 250 केनाल दोनों को कंबाइन करके। द एक्सपेंशन इंक्लूड्स 4 मेगावाट सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। तो ओवरऑल सोलर में जाने से क्या होगा कि इनके मार्जिन भी थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रोजेक्शंस के मैं अर्निंग्स को कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज आप जेब में रखो कि ओवरऑल हमने एक एस्टिमेशन लगाई, और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ हमारी वर्किंग्स जो है, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाए। सबसे पहले ओवरऑल व्हाट वी डिड वाज, हमारी टीम ने ओवरऑल देखा कि पिछले सालों की निस्बत कितनी आपकी जो है इंक्रीज हो रही है इन यूनिट्स प्राइसेस, यूनिट सेल्स। ठीक है, गाड़ियों की सेल कितनी हो रही है। फिजिकल ईयर 25 के का जो पीरियड के अंदर जो एस्टिमेशन है तकरीबन 99% ओवरऑल पिछले साल की निस्बत ये तकरीबन इतनी आपकी सेल्स में इजाफा हुआ। ठीक है, अगर आप पिछले बेस्ड ऑन ईयरली डाटा देखें, सेल्स शुड इंक्रीज बाय तकरीबन 122%, और ओवरऑल जो अगर आप इंडस्ट्री की एवरेज देखते हैं तो तकरीबन ये 27.5% इतनी आपकी बन रही है। ठीक है, हमने ओवरऑल क्या किया कि पिछले साल का जो जून 2024 के अंदर जो जितनी आपकी सेल्स हुई थी उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि आपकी जो गाड़ी की प्राइसेस है वो कितनी चल रही है ओवरऑल एवरेज वाइज। ठीक है, तो एवरेज आपकी तकरीबन 9.3 मिलियन के पास थी। और उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट 12 महीने का जो डाटा आया उसके अंदर भी हमने यूनिट्स को डिवाइड किया, तो हमें आइडिया मिला कि तकरीबन अब प्राइस थोड़ी सी मजीद बढ़ गई हुई है। तो 1 करोड़ ऑन एवरेज की बात करें कि गाड़ियां जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट आपके वेरिएबल्स हैं, तो उसमें ओवरऑल एक रेट तो नहीं निकाल सकते, कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमें अंदाजा हुआ कि इतनी प्राइसेस हमारी बढ़ी है। हमने ये एस्टिमेट किया कि अगर हम इसी बेस के ऊपर एक एस्टिमेट लगाएं कि फिजिकल ईयर 2025 के एंड तक अगर हमारी सेल्स जो है एस्टिमेट करें तो तकरीबन ये 11,000 या 12,000 के दरमियान में इसकी सेल्स हो जानी चाहिए। ये जो फिजिकल ईयर 2025 एंड होगा, इस टाइम तक 9 मंथ्स तक तकरीबन 8,000 तक हो चुकी हुई है। थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी सासगर को भी, अगेन रमजान था उसके बाद, अब एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ी सी मजीद ये बढ़ सकती है इनकी। 11,000 12,000 तक इनकी तकरीबन गाड़ियां सेल हो जाएंगी। अब इसके बाद जो है एस्टिमेशन आती है कि एस्टिमेशन मैंने यहाँ पे ऑल्दो 20% लिया है, लेकिन अगर लेट्स सपोज ये हमारी एवरेज, अगर जो इंडस्ट्री की एवरेज है तकरीबन ये 27.5 भी अगर ये सेल मजीद बढ़ा लें तो वो हमारे लिए काफी बेहतर हो सकता है। तो आपके जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 14,000 पे जा सकते हैं, और ईयर 2027 में ये तकरीबन 16,000 पे जा सकते हैं। और ये ईयर 2027 में थोड़ा सा, खैर 27 को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, 26 की बात करते हैं। 26 में तकरीबन 14,000 तक जा सकते हैं। यही अगर मैं 30% यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 30% का एस्टिमेट करता हूँ तो आपके यूनिट्स तकरीबन 15,000 तक जाने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 पहले परसेंट करके यहाँ पे ओवरऑल आपको बताता हूँ कि जो हम देख रहे हैं इस टाइम, अगर कंपनी ओवरऑल अगर अपने मार्जिन को मेंटेन करती है जो कि अभी तकरीबन 30% के मार्जिन चल रहे हैं, तो इसके जो ओवरऑल 2026 की सेल्स है 25 के एंड तक इसकी अर्निंग्स तकरीबन इतनी होनी चाहिए, 284 या 300 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। और नेक्स्ट ईयर जो है इसकी तकरीबन 340 से 360 के दरमियान में लाइक करनी चाहिए। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम जो प्राइस अर्निंग है आपकी 5 के पास चल रही है और सासगर, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स सपोज 340 को हम करते हैं या 320 समझ लेते हैं, 320 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो इसका राउंड अबाउट 1600 के पास इसकी बनती है
ऑफ द अर्निंग्स, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया सासगार का ओवरऑल कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हमने जाना है उससे नेक्स्ट ईयर 2026 से 27। यहाँ पे आ जाता है एक मसला, और ये मसला ये है कि हमने देखा कि हमारी पॉलिसी खत्म होने वाली है। जब पॉलिसी खत्म होगी तो इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगी हुई थी वो वापस ले ली जाएगी। जो जो इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अपॉर्चुनिटी ले ली जाएगी और इनका मार्जिन गिरेगा, ठीक है। अब जब मार्जिन गिरेगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन ये 16% या 17% के पास इनका मार्जिन आ सकता है, 15% पे भी आ सकता है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि 16% पे अगर आपका ये मार्जिन आता है तो उसके बाद अगर आप सेल्स इस तरह बरकरार रख सकते हो तो क्या होगा कि आपकी अर्निंग्स बड़ी तेजी से नीचे गिरेगी, तकरीबन 80-90 के पास आपकी अर्निंग्स आ सकती हैं 2027 फिजिकल ईयर 2027 के अंदर, ठीक है। जब आपकी यानी कि उससे नेक्स्ट ईयर, एक साल के लिए मसला नहीं है, उससे नेक्स्ट ईयर मसला है, गिवन के ऑटो पॉलिसी आपकी खत्म हो जाती है। अब ये नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी को आगे चलाएगी या नहीं चलाएगी, लेकिन अगर ये होता है तो आपकी अर्निंग्स यहाँ पे गिर सकती हैं। और अगर आपने गाड़ियों को की अर्निंग्स को मेंटेन करना है तो सासगार को प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी उतने ही मार्जिन के साथ, ठीक है। तो ये चीज आप जेब में रखें, जाहिर सी बात है सासगार ऐसे नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करेगा। तो ये चीज आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये थी सारी वर्किंग। इसके अंदर नंबर्स चेंज भी करके देखे जा सकते हैं। 30% अगर लेट्स सपोज इजाफा कर लेते हैं अगले साल 2020 के अंदर भी 7 के अंदर 15% ही रख लेते हैं, क्योंकि जब गाड़ियों के रेट बढ़ाओगे आप तो कम से कम यहाँ पे इंक्रीज तो कम होगा ना। तो चलें फिर भी कर ले 20% करके देख लेते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपकी जो अर्निंग्स है वो तकरीबन 100 के पास चली जाएंगी और उसके बाद जो है आपकी 105 इसके राउंड अबाउट रहेंगी 2027 के अंदर। Still you have to increase the prices। चलें, ये था सारा सिनेरियो ओवरऑल सासकर के ऊपर। आई होप कि थोड़े से आपको यहाँ पे चीजें पसंद आई होंगी, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, न्यू गाड़ियां आ रही हैं, उनके रेट्स कंपटीशन ज्यादा सख्त होगा, ये देखने वाली चीजें हैं। उसके साथ भी सासगर की सेल्स के ऊपर हल्का इम्पैक्ट आएगा कंपटीशन वाइज, लेकिन देखना ये होगा कि सासगर कितनी सेल कर पाता है, ठीक है। चलिए जी, बैक टू फराज भाई, जो आपके टॉपिक्स हैं थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, हमारे टॉप पिक्स के ऊपर आ जाते हैं 100 इंडेक्स की। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सबसे पहले पिक हमारी है पाक इलेक्ट्रॉन। ये हमने पहले भी एक कॉल दी थी और उसमें हमारी टीपी हिट हो गई थी, और इस टाइम ये अपनी उसी प्रोजेक्शंस के ऊपर चल रहा है, AB=CD वाली। और अगर कोई करंट प्राइस के ऊपर बाय कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस 39.8090 का हो जाएगा। जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो लग रहा है यहाँ से कि जो अभी रिसेंट हाई था इसका 49, वो तो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट लाइकली ये जाके आपके 58 को टेस्ट करेगा। और ये हमारी अर्ली पिक भी थी और राइट नाउ परफॉर्म भी कर रही है। ओवरऑल बेयरिश मार्केट में ये अच्छा चल रहा है और इसी तरीके से चीज़ें परफॉर्म होती भी नज़र आएंगी कि आइटम वाइज आपको मार्केट में रैली शायद नज़र आए। सो पेल उसमें से एक है और इसकी रीज़न भी है फंडामेंटल ग्राउंड के ऊपर, वो अमार अभी डिस्कस करते हैं। अमार थोड़ा सा इसका हमने पहले भी इसको बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जो टैरिफ्स अवॉर्ड चल रही है उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ये बेनिफिशरी है, क्योंकि चाइना से ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर जो ड्यूटी लगने वाली है, टैरिफ्स लगने वाले हैं, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के पाक इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। सो पाक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे टॉप 25 की पिक भी है, और यही वजह थी इसके ऑर्डर्स जो हैं यूएसए से ऑलरेडी इसको आ चुके हैं, इन्होंने काम वो स्टार्ट भी कर दिया हुआ है। ओवरऑल जो चाइना में अगर देखा जाए 40 to 50 बिलियन डॉलर की जो मार्केट थी वो आपकी ट्रांसफॉर्मर्स की थी, या पावर सेक्टर आप कह लेंगे, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। अब वो पूरी मार्केट जो है अगर वो यूएसए के अंदर वो अच्छा यूएसए के अंदर 5 to 6 बिलियन डॉलर का जो है अगेन ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
तो उसके अगर ऑर्डर यहाँ पे आते हैं जो ऑलरेडी एक तो पाक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मजीद भी बढ़ते हैं तो फिर पाक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फायदा है, ऑलरेडी भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये एक मेरा टॉप फेवरेट आप कह लो कि 2025 का स्टॉक है। मुझे तो इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरी नजर आती है। सेल्स ओवरऑल 37% इंक्रीज हुई है पिछले साल के रिजल्ट। लॉस मार्जिन बहुत अच्छा चल रहा है 27%। 80% इंक्रीज अर्निंग्स पर शेयर में है। बेनिफिशियरी है लोअर ऑफ टैरिफ वॉर और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। अगर आप देखो पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके बेहतरीन जा रहे हैं। 20% मार्केट शेयर जो है इनका फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में है इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ओवरऑल इन्होंने पहले लोन्स भी बहुत ज्यादा लिए हुए थे, तो इंटरेस्ट रेट जो नीचे जाने से इनको वो भी फायदा है। स्टील के भी रेट्स अगर थोड़े बहुत नीचे जाते हैं उसका भी इनको फायदा है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो पूरा एनवायरनमेंट हमारा पाकिस्तान का है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पिक है वो सुई साउथ की है, SSGC। और ये बहुत अच्छा पहले रैली इसने परफॉर्म किया, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेंड में रहा, और उसके बाद अब करेक्शंस लेने के बाद फिर से बाउंस करना शुरू कर गया है। सो जो इसकी रैली थी वो 9 रुपये से ये शुरू हुआ था, 50 रुपये तक गया था, उसकी 50% की रिट्रेसमेंट इसने ली, 29-30 के करीब आया, और इस टाइम ये दोबारा 40s के करीब ट्रेड हो रहा है, 39 समथिंग पे। सो अगर कोई करंट प्राइस पे बाय करना चाह रहा है, स्टॉप लॉस 34.5 का होगा। कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, इसको बाउंस करना चाहिए लोअर हाई के लिए। पहला लोअर हाई 45 के करीब बन सकता है, दूसरा अगर डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बनाता है तो 50 के करीब जाना है इसको चाहिए। सो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एक बाउंस है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें इसमें। और ओवरऑल टेक्निकल्स के ऊपर इसका ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। अमार, फंडामेंटल्स के ऊपर सुई साउथ पे अभी क्या चल रहा है? सो एसएचजीसी ओवरऑल फंडामेंटली इसमें काफी बेहतरीन नजर आई है। लॉस जो है ये पहले पिछले साल लॉस कर रही थी, तो अब इट हैज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट। बल्कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि 27 की इसकी ईपीएस आई है, विच इज अगेन एक्सेप्शनल। तो ये चीज के तहत जो है इसके अंदर आपने देखा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी अच्छी हुई है। आपने देखा पिछले कई सालों से 2-3 सालों से गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं। जब गैस की प्राइसेस आपकी बढ़ती हैं तो जो आपका गैस डेवलपमेंट में सरचार्ज होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी अगेन एसएचजीसी का उसको काफी हद तक फायदा हुआ है। सो लॉस से अगेन प्रॉफिट में आप कन्वर्ट हुए हो। इसके अलावा कुछ इसके प्लान्स भी हैं। एसएचजीसी जो है वो तकरीबन 742 किलोमीटर पाइपलाइन रिहेबिलिटेशन कर चुका है 2023 के फिस्कल ईयर के अंदर। अभी इसका प्लान है कि 1500 किलोमीटर का इसका मजीद करना है, और 2500 किलोमीटर के अंदर इसने का तकरीबन 2025 फिस्कल ईयर से 2027 फिस्कल ईयर तक ये भी इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा इसकी और एक सब्सिडरी कंपनी है, वो इस टाइम पे क्योंकि सिंध के अंदर बहुत ज्यादा थेफ्ट होती है, बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। किसी तरीके से जो मीटर्स वगैरह हैं वो डिजिटल लेके आया जाए, या कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी लेके आई जाए जिससे थोड़ा बहुत इस चीज को रोका जाए। तो ये सारे इस टाइप पे इसमें डेवलपमेंट एसएचजीसी में नजर आ रही है। सही है, ज़बरदस्त। मार्क, मेरी थर्ड पिक इस हफ्ते के लिए है। मैं बहुत कम पिक्स दे रहा हूँ और बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ। द रीज़न इज़, एक तरफ हम कह रहे हैं ना सेल ऑन स्ट्रेंथ, कैश पे आ जाएं, और ये वाली जो टॉप पिक्स हैं अगर कोई ट्रेड करना भी चाह रहा है ना इनको, सो पोर्टफोलियो के ऊपर 1% 2% के हिसाब से रिस्क लीजिएगा। ये नहीं कि आपने अगर 50% कैश किया हुआ है तो 50% के ये वाले स्टॉक जाके ले लिया, आपने ऐसा नहीं कीजिएगा। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1-2% की ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड्स हैं, सो इस तरीके से करें। ये KSB पंप है नेक्स्ट पिक, और ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमारी टीपी हिट कर गई थी, और इसने अपने हाइज नहीं डिफाइन किए 173 के। अब अगर यहाँ पे सिंपल स्टांस ये होना चाहिए कि ये हाइज अगर ब्रेक होते हैं, चूंकि ये रैली में दो एक बेरिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर ज़रूर है, क्या पता ये सिंक हो, साइडवेज हो, लेकिन उस टाइम का इंतज़ार करना है जब ये आपका 174 175 का ब्रेकआउट दिखा रहा हो, ये लेवल्स ब्रेक हो रहे हो, फिर बाय कीजिएगा। फिर इसके टारगेट जो है वो 195 तक हैं। अगर ये उससे नीचे नीचे कहीं ट्रेड करता रहता है तो फिर इसको अवॉइड करें। सो सिंपल स्टांस, सिंपल वो ट्रेड प्लान के अगर हायर हाई इसका ब्रेक हो रहा है 174 का तो फिर ट्रेड करें, अदरवाइज इंतज़ार करें। हमार KSB पम्प्स, ये आपने पहले भी डिस्कस किया था फंडामेंटल्स के ऊपर, अभी कोई चेंज ऐसी होती हुई नज़र आ रही है? रीसेंट टाइम्स में इसका रिजल्ट बड़ा इम्प्रूव और अच्छा नज़र आया है। अच्छा, ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी ऑर्डर्स काफी ज्यादा मिले हुए थे। इट्स अ हाईली सिक्लिकल स्टॉक, और अगर आपने वैसे भी इसका मंथली चार्ट पे भी अगर आप दिखाएं तो इसका हाई बहुत ज्यादा ऊपर रहा हुआ है, ठीक है। तो ये एक कुछ उन कंपनीज में से होती हैं जो कि आपके सिक्लिकल जब आपके हालात चल रहे हैं तो उसके तहत जो है
ये काफी जबरदस्त इसके अंदर अगर ऑर्डर्स वगैरह इनको मिलते जाए तो बड़ी परफॉर्मेंस इनकी बहुत शूट कर सकती है। सो अगेन अच्छी कंपनी है। वैसे पिछले सालों में ये थोड़ा सा लॉस कर रही थी। रेवेन्यू पिछले साल के डिस्प्ले देखा जाए तो इस टाइम अभी फ्लैट हुआ है इनका। ग्रॉस मार्जिन इनका 21% पे आ चुका है। अर्निंग्स जो है वो इस क्वार्टर के बाद से अब इनकी पॉजिटिव हो गई है। ठीक है। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर इनटेक इस टाइम पे इनका तकरीबन पिछले साल के निस्बत 20% इंक्रीज हुआ है। और ऑर्डर इन हैंड जो इनका है, जो बेसिकली जो ये चला रहे हैं 32% उसमें भी इजाफा है। ये लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी जो गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ साथ और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पंप्स एंड वॉल्व्स मैन्युफैक्चरर्स। एक्सपोर्ट ये करते हैं जर्मनी को, सऊदी अरब को, यूएसए को भी। अब यूएसए के अंदर भी हो सकता है ये भी टैरिफ का बेनिफिशियरी बन जाए। तो अभी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली चाइना के साथ जो अगर वहां से भी ये प्रोडक्ट जाती है तो अगेन ये डाइवर्ट हो सकती है पाकिस्तान की तरफ। 72.5% इन्होंने राइट इश्यूज किए थे। कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुके हैं ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर। 850 किलोवाट्स का सोलर प्लांट इन्होंने कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी है। तो ओवरऑल वो भी बेहतरी आ रही है इनके अंदर। और ऑर्डर इनटेक की मैंने बात कर दी। सेल्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डबल बाय 2028, जो ये लोग कह रहे हैं खुद से कि हम इतना डबल सेल्स कर पाएंगे। सही है। अमार, आप जी मंथली चार्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो मंथली चार्ट्स के ऊपर ना इसकी डबल टॉप की फॉर्मेशन है, वो तकरीबन 467 इसका हाईज लगे हुए हैं। ये 2021 का इसका हाई था। सो अगर ये उस रिट्रेस भी करता है 50% को भी, तो इसके जो मंथली के ऊपर टारगेट्स आ रहे हैं वो 300 के करीब के आ रहे हैं। जिस तरीके से आप बात करें कि अगर इसको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं और ये अपना ये 175 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो फिर हो सकता है ये एक और अच्छी रैली करता हुआ नजर आए। चलें, ज़बरदस्त हमार, मेरी इस दफ़ा की 3 पिक्स थी, टॉप पिक्स, और तीनों के सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं, फंडामेंटल्स भी, टेक्निकल्स भी। अब मूव करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अगेन डॉलर इंडेक्स के ऊपर और देख लेते हैं कि इस पे क्या चल रहा है। अच्छा, डॉलर पे आपकी जो हमारे जो टारगेट्स थे 100 के, वो जाके इस टाइम हिट हुए हैं। और राइट नाउ लग ऐसे रहा है कि ये एक बाउंस करेगा लोअर हाई बनाने के लिए। अभी तक बेरिश ही है। लोअर हाई बनाने के लिए बाउंस करेगा, इसका ये मतलब है कि डॉलर शायद 1-2 दिन थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आए और उसके बाद फिर दोबारा ड्रॉप हो। सो जब डॉलर स्ट्रांग हो तो आपने उसको शॉर्ट ही करना है, क्योंकि ये बेरिश उसमें चल रहे हैं। तो जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा होगा और उस हिसाब से जो अब एक बनेगी आपकी, वो USD CHF का चार्ट है। ये भी इसी तरीके से आ रहा है। डॉलर आपका वीक हो रहा है तो ये बेयरिश है। और राइट नाउ मैंने इसके ऊपर फिप लगाया है। फिप के ऊपर अगर ये बाउंस लेता है तो पहला आपके टारगेट पॉइंट 83800 के हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। थोड़ा और बढ़ता है लोअर हाई, वहाँ पे सेल करें। दोबारा इसके टारगेट्स आप 0.82 के रख सकते हैं। सो इस बाउंस के ऊपर USD CHF, ये डेली का टाइम फ्रेम है, सेल ऑन स्ट्रेंथ इस तरीके से चलें कि आप डॉलर को शॉर्ट कर रहे हो और स्विस फ्रैंक को लॉन्ग कर रहे हो। हमार टेक्निकल्स के ऊपर तो ये बेरिश है और एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि लोअर हाई के ऊपर इसको सेल करना चाहिए। सो फंडामेंटल्स के ऊपर भी आप इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि US डॉलर चूंकि अभी अनसर्टेनिटी है, वीक हो रहा है, और स्विस फ्रैंक जो है वो सेफ हेवन है, तो कंसिडर करेंगे कि वो स्ट्रांग होता रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉलर का ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। फंडामेंटली मैं इसके अंदर सेल साइड पे हूँ। बल्कि जो मेरी अमार कॉल्स थी जो लास्ट टाइम में जो अपने प्रीमियम मेंबर्स को देता हूँ, एक्चुअली मैं फ्राइडे को इसलिए नहीं देता कि सैटरडे को डाटा मेरे पास आता है। सैटरडे नाइट के लिए मैं प्लान करता हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर माय स्टूडेंट्स। तो उसमें मैंने USD JPY के सेल करवाई हुई थी, USD CHF के अंदर सेल करवाई हुई थी, यूरो USD के अंदर बाय करवाया हुआ था मैंने, और यूरो पाउंड के अंदर बाय करवाया हुआ था। यूरो जो है फंडामेंटली मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, वो सबसे तेजी से ऊपर गई। यूरो USD ने परफॉर्म किया। USD CHF आपके सामने ही है, USD JPY भी आपके सामने है। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर डॉलर की जो CPI का डाटा आया था वो भी नेगेटिव है। ठीक है। तो उससे भी एक इम्पैक्ट आपका डॉलर का नेगेटिव रहता है। तो मेरे ख्याल से अभी भी फंडामेंटली बहुत ही वीक है डॉलर। ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि रीबाउंस करता है, तो रीबाउंस करके दोबारा जो है ये अगेन नीचे ही आएगा अनटिल और अनलेस कोई इसमें फंडामेंटल कोई चेंजेस मेजर ना आए। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड में भी सेम स्टांस है मेरा कि अगर आपका डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड नीचे आना चाहिए। जब नीचे आए, चूंकि गोल्ड बुलिश रैली में है, तो वहाँ पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। इस पूरे रैली की जो अभी रिसेंट टाइम्स में 2955 से बढ़ता हुआ ये गया है 3220 की तरफ। अगर मैं इसके ऊपर फिब लगाऊं तो 3127 इसकी रिट्रेसमेंट बनती है, और फिर उसके बाद 50% 3094। तो सिंपल अभी तक यही है कि चूंकि गोल्ड
बुलिश रैली में है अभी तक, तो इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता इस टाइम फ्रेम के ऊपर, सो एक बाउंस आना चाहिए लोअर हाई की तरफ। तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी, मेजर करेक्शंस 0.382 0.5 ये गोल्ड के अच्छे सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, वहां पे बाय करें एंड देन दोबारा आए करें 3217। सो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है और गोल्ड नीचे जा रहा है तो गोल्ड की बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, जैसे हमने लास्ट वीक किया। 2983,000 पे आया 3167 से, तो फिर वहाँ पे बाइंग बनी और फिर उसके बाद दोबारा 3200 तक गया। सो एक बहुत बेहतरीन स्विंग ट्रेड थी। अगर ये फिप के ऊपर दोबारा से रिट्रेस करता है तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। चूंकि हमारा ये जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, वॉलेटिलिटी हर 1 घंटे के बाद एक अनाउंसमेंट आ रही है, हर 1 घंटे के बाद ट्रम्प का ट्वीट आ रहा है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मार्केट भी उसी तरीके से स्विंग हो रही है। सो गोल्ड एक सेफ हेवन है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब भी नीचे आए इसको बाय करें, अभी तक इसका टॉप नहीं डिफाइन। आप क्या रिकमेंड करते हैं हमार फंडामेंटल्स के ऊपर? बिल्कुल गोल्ड आपकी पोजीशंस होनी चाहिए? बिल्कुल, आप जैसे बात कर रहे हैं, मैंने तो ऑलरेडी काफी अच्छे से हम गोल्ड के अंदर फंडामेंटली कहते ही आ रहे हैं कि इसको बाय करें, बल्कि आपके पोर्टफोलियो में हर वक्त ही होना चाहिए थोड़ा पार्ट। तो ये हमेशा बहुत शुरू से मैं कहता हूँ, जब से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था सब बाय का। अच्छा, अभी भी आप जो बात आपने की, ट्रम्प जो है वो किसी भी टाइम अनाउंसमेंट कर देता है तो वो एक बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी वो होता है तो उसमें ना गोल्ड में ही रैली आ जाती है। लोगों को लगता है कि भाई फिर प्लान चेंज कर दिया, अब पता नहीं चाइना कुछ करेगा, चाइना नहीं करेगा तो बाकी कंट्रीज नेगोशिएशन पे आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो पता नहीं ट्रम्प क्या करेगा। तो उसकी वजह से गोल्ड में सबसे ज्यादा लोग इजीली इसमें बैठ ले रहे हैं, एक गोल्ड में और एक जापानीज येन में। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पे ज्यादा देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी तक ठीक रहेगा। अगर अगर नेक्स्ट वीक के अंदर हल्का सा भी ट्रम्प कुछ कहता नहीं है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेने के लिए गोल्ड भी नीचे आ जाएगा। जैसे अगर डॉलर की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। सही है, बेहतरीन। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। नैस्डैक पे बहुत वॉलेटाइल हुई हुई है। कल जो है फ्रीज भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए एंड देन दोबारा वहां से बाउंस कर गई थी। सो इस टाइम ए बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न मैं आए कर रहा हूँ, जो इसके टारगेट्स 20,400 के बनते हैं। अब 2 ट्रेड प्लान्स बन सकती हैं, चूंकि आज फ्राइडे है, ठीक है, और फ्राइडे में ये होता है कि लोग सेल करके पोजीशंस को जाते हैं, और जब इस तरह की केओस मचा हो, अनसर्टेनिटी हो कि आपको पता ही नहीं है कि अभी तक क्या निगोशिएशंस हो रही हैं और आपको नहीं आइडिया कि कब एक ट्वीट आ जाए जिसकी वजह से मार्केट या तो 5-6% ऊपर चली जाए या 5-6% ड्रॉप हो जाए, तो ऐसे सिनेरियोज में लोग फ्राइडे को सेल करके जाते हैं। और मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सेल करके जाएं फ्राइडे को, अगर आप प्रॉफिट्स में हैं और आपके स्टॉप लॉस काफ़ी हद तक दूर है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी फ्राइडे को, न्यूयॉर्क सेशन से पहले, अभी न्यूयॉर्क सेशंस ओपन होंगे और फिर आज डेटा अनाउंसमेंट्स भी है यूएस डॉलर की, तो सिनेरियोज नहीं पता। मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि नैस आज फ्राइडे की क्लोजिंग खराब ही दे, शायद अच्छी क्लोज ना हो। लेकिन अगर ये बी पॉइंट, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मंडे को अगर आपको ये ट्रेड प्लान मिलता है कि ये ABCD का बी ब्रेक हो रहा हो 19,200 का, फिर बाय कर लेना चाहिए। फिर स्टॉप लॉस आपका सी पॉइंट होगा, जो भी ये डिफाइन कर रहा हो वो होगा। और क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे नीचे से ड्रॉप होके फिर ये 18,600 को ब्रेक हो रहा हो तो फिर बाय कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस के क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के और किस तरीके से आपको ये जब एनालिसिस आ रहे होंगे आपके पास, तो उस टाइम क्या पोजीशंस हैं उस तरीके से फिर लें बहरहाल। और दूसरी ये बात, अगर आपको टेक्निकल्स की बिल्कुल नहीं समझ और इस टाइम अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ लास्ट वीक भी और उससे पहले भी, कि विदाउट लेवरेज ट्रेड के अगर आप S&P 500 के किसी स्टॉक्स में जा रहे हैं या आप नैस्डैक पे जा रहे हैं या आप डाउ जोन्स पे ट्रेड कर रहे हैं, सो उन स्टॉक्स में काम करें जो अमार भी हमेशा से सजेस्ट करते रहते हैं, अभी वो बताएंगे आप लोगों को। सो विदाउट लेवरेज ट्रेड छोटी सी पोजीशंस ओपन करके आप बैठें और होपफुली ये चीज़ें रिकवर कर जाएंगी, दोबारा से अपनी उन लेवल्स पर आ जाएंगे जो पिछले महीने ट्रेड कर रहे थे। अमार थोड़ा सा और मज़ीद गाइड कर देंगे कि जो लोग ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं कौन से नेचर ऑफ स्टॉक्स बाय कर लेनी चाहिए, और एक ब्रीफ सी समरी दे दें। अच्छा, अभी बहुत चीजें अनसर्टेन तो चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक जितना सिनेरियो चल रहा है उसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा नैस्डैक ने भी तकरीबन 12% 13% तक रिकवरी दिखाई, और उसमें 25% एनवीडिया ने दिखाई,
रॉबिनहुड ने तकरीबन 25% दिखाई, पेलेंटियर ने तकरीबन 20% दिखाई। तो ये वो वाले स्टॉक्स हैं जो मेरे इन्वेस्टर जीनी का जो मॉडल है उसके अंदर भी ये सारे स्टॉक शामिल थे। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया बताता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आप पिक करो जिसके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बूम भी है, थोड़ा सा बेहतरी भी है, आप उसको थोड़ा सा अपना सकते हो। ठीक है, मसला सिर्फ अभी ये है जो कि आगे जाके भी होगा कि अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि जो ईयू आपका यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है वो टैरिफ इस चीज पर तो नहीं लगा देता कि आप सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत लगा दो कि आप अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो आप इतना परसेंटेज आप लगाते हैं। ये भी एक्सपेक्टेशन, अभी मार्केट में ये बातें र्यूमर फैला हुआ है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो जब तक नहीं हुआ फिर तो आप हल्का फुल्का ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत बेहतरी आपको नजर आ सकती है। बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप वेट करना चाहते हैं तो फिर उसको देख के फिर आप कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा बहुत शायद पता हो सकता है, पता भी लग जाए, क्योंकि यूरोप की भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो हो सकता है वहां पे डिस्कस हो जाए, हो सकता है भी ना हो। सही है। अच्छा, फिर हमार अब डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो को। इसमें सबसे पहले BTC USDT मंथली चार्ट्स के ऊपर ये बुलिश है और आपके पास इसकी पोजीशंस होनी चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सो मेरे ख्याल में उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास ये पड़ा हुआ है। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म हैं, उनके लिए मैं एक लेवल बता देता हूँ कि राइट नाउ इसने एक हार्मोनिक जेनेरिक 5 पॉइंट्स बनाया हुआ था और उसके बाद ये नीचे ड्रॉप हुआ D पॉइंट से। इस टाइम जो इसका एक्स पॉइंट है, यानी कि आप कह लें कि 84,800, या इसको राउंड कर लें कि जब भी ये 85,000 से ऊपर जाए, सो आप समझ जाएं कि इसका ये बैरोमीटर है कि अब सिनेरियो जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि बेयरिश से बुलिश। सो 85,000 इज़ अ की बैरोमीटर फॉर बुल्स। जो भी इसको ट्रेड कर रहा है 85,000 से ऊपर जाता है, ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसका मतलब है अपनी बुलिश रैली मंथली चार्ट्स के ऊपर है जो उसको कंटिन्यू करेगा। सो एक की लेवल है 85,000 का, उस पर नज़र रखें, उससे ऊपर रहता है तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से इथेरियम पे आ जाते हैं, ईद पे। यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। जो इसका भी रीसेंट हाई लगा हुआ है 1695 का, ये ब्रेक होता है, ये बाय स्टॉप होना चाहिए। 1930 इसके पहला टारगेट है। स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है 1469 का। सो बाय स्टॉप जब भी ये लोअर हाई को ब्रेक, जब भी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसको बाय कर सकते हैं। तीसरा एक ऑल्ट में बता देता हूँ, मुझे बेहतर लग रहा है, इसमें मेरी पोजिशंस भी हैं। CVX USDT, ये अगर कहीं नीचे मिलता है, ये बुलिश ट्रेंड इसने शुरू किया हुआ, कहीं नीचे मिलता है 0.382 के करीब, जो कि 1.965975 है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके जो टारगेट्स हैं वो 2.4 2.45 के हो सकते हैं। सो ये एक अच्छी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता हुआ मंथली के आवरली चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा है। या इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करे या ये फिप को आके टेस्ट करे। मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि उस टाइम टेस्ट करेगा जब ये इस जोन में हो जिस टाइम इसकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर हो, जो कन्फ्लुएंस पॉइंट दे रहा हो। सो बाय ऑन डिप इस फिप के करीब आके इसको बाय करें। स्टॉप लॉस 1.784 का बनेगा। सो दिस इज इट। हमारा ये है क्रिप्टो का पूरा सिनेरियो, नैस्डैक का, गोल्ड, एंड जो इस दफ़ा की टॉपिक है वो USDCHF सेल और स्ट्रेंथ की है। परफेक्ट हो गया। चलें वाइंड अप करते हैं। और अगेन आप लोगों सब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट करना है, बिकॉज सरमाया इज नाउ सपोर्टिंग स्पॉन्सरिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। हम सपोर्ट कर रहे हैं और आज पहला मैच भी है। और दूसरा जो है पाकिस्तान जो सरमाया लीग है उसके अंदर भी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मजेदार एक्टिविटी है और काफी हद तक आपको पता लगेगा कि अवाम के अंदर जो है कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, कौन से स्टॉक्स को ज्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन सा विनर भी एट द एंड होगा। वो भी काफी मजेदार एक्टिविटी होगी। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से एंड सलमा की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस।